नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 68,236 कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। फरवरी में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। यह कार्रवाई यूपी सरकार ने इसलिए की है क्योंकि इन सभी कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड किया है। 31 जनवरी की डेडलाइन थी, उसके बावजूद 68,236 जो राज्य कर्मचारी हैं, इन्होंने मानव संपदा पर अपना पर जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, इसका ब्यौरा अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से इनकी जनवरी माह की जो वेतन है उसको रोक दिया है। आपको बता दें, प्रदेश में 8,66,000 राज्य कर्मचारी हैं, जिसमें से 68,236 कर्मचारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। डेडलाइन बीत जाने के बाद मुख्य सचिव जो SP गोयल है, उन्होंने कहा था कि इनकी सैलरी रोक दी जाए और इसी के तहत इनकी जनवरी माह की जो वेतन है उसे रोक दिया गया है। यही नहीं, सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार कर सकती है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर जो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के लिए जो डेडलाइन थी वो बीत चुकी है। उसके बावजूद इन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चला रही है, उसके तहत इस तरीके की नीति अपनाई गई है कि राज्य कर्मचारी अपनी जो चल और अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा अपलोड करें और जो भी कर्मचारी इसको नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका वेतन रोक दिया जाएगा। पहला स्टेप लेते हुए इन जो 68,236 राज्य कर्मचारी हैं, इनका वेतन रोक दिया गया है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इसके पहले भी SP गोयल ने जितने भी विभागाध्यक्ष थे उनको निर्देशित किया था कि ऐसे सभी कर्मचारियों का डिटेल अपलोड करने के लिए कहें और जो ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है और 68,236 जो राज्य कर्मचारी हैं उनके वेतन को फिलहाल रोक दिया गया है। जनवरी की सैलरी उनको फरवरी में नहीं मिलेगी। तो जैसे ऐसे जो भी कर्मचारी हैं उनको अपनी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना था, लेकिन फिलहाल नहीं किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए इन कर्मचारियों पर जो 68,236 है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हम चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, हरदोई, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश आई है और लखनऊ में आलम यह रहा कि यहां पर सुबह अंधेरा छा गया और जमकर बारिश हुई। रायबरेली में क्या है हालात, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अखंड, जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से अचानक से तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने लगातार 2-3 दिन से सक्रिय था और लगातार वो अलर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी रायबरेली और लखनऊ की अगर बात करें हम, रायबरेली लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर है और बहुत ज्यादा जो एक्सचेंज नहीं होता मौसमों में, जो मौसम अक्सर लखनऊ में देखा जाता है वो रायबरेली में पाया जाता है। बाराबंकी, हैदरगढ़, सुल्तानपुर जो नजदीकी जिले, ज्यादातर इन जिलों में एक साथ मौसम में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो देखने को मिलता है। तो उस तरीके की अगर बात करें तो हमारे पास तस्वीर भी है, अगर हमारे इनपुट के पास है वो तो तस्वीर पहले देखें कि रायबरेली की जो तस्वीरें हैं वो इस समय मौसम की अगर बात करें तो हालात जिस तरीके से लखनऊ में, वो भी यहाँ पे बने हुए काले घने बादल बने रहे सुबह से और उसके बाद अब लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश देखने को मिल रही। खैर अभी हल्की फुल्की धूप के कुछ आसार लग रहे हैं, लेकिन जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो कि बारिश लगातार हल्की फुल्की बनी रहेगी। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान अभी फिलहाल किसानों को नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गेहूं अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, उनको लेकर के हमने 2-4-6 किसानों से जब तस्वीरें मंगवाई, चूंकि बात नहीं हो पाई, बारिश हो रही थी, तो जो तस्वीरें आई है उसमें मौसम ने ये भी दिखाया कि अभी गेहूं को, क्योंकि जिस तरीके से पानी भी चाहिए होता है, तो नहर भी इस समय सिंचाई विभाग ने पानी भी छोड़ रखे हैं, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। जो फसल अभी गेहूं की है तो ये पानी कहीं ना कहीं जरूरत थी तो उसमें थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर यही बारिश होती है तो शायद कुछ फसलों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम रंगीन मौसम बना हुआ है और अगर कहें खुशमिजाज मौसम है कि इस तरीके के मौसम में ना ही धूप है, ना ही वो है, ना ही बहुत ज्यादा बारिश है। तो एक अच्छा मौसम लखनऊ के इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगभग देखे जा रहे हैं। जी
हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए ये तो मौसम के लिए, क्योंकि फसल के लिए बारिश जरूरी है, लेकिन कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, उससे फसल को थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर बात करें, चाहे रायबरेली की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, तो वहां पर जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि लेकिन हवाएं तेज चल रही थी, हवाएं यहां पर बहुत तेज आ गई थी, और इसके कारण राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जहां पर एक पुल के जो साइड में लगी रहती है, जो शीट लगाई जाती है, वो उखड़ गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। रायबरेली में भी क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई हैं इंद्रवीर, जहां पर इस तरीके से चाहे होर्डिंग्स हो या फिर जो शीट्स लगाई जाती हैं ओवर ब्रिजेस पर, क्या उस तरीके का कोई क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि इस तरीके की जब आंधी तूफान और बारिश होती है तो जगह जगह पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। रायबरेली में क्या इस तरीके की कोई तस्वीर आई है सामने? देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं, गांव गिरौद की कुछ विजुअल हमारे पास आया है और वो विजुअल हवाओं का है, पेड़ों की कुछ टहनियां टूटी है, ऐसे कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कहीं पे कुछ ऐसी खबरें रायबरेली में अभी फिलहाल नहीं कि होल्डिंग में या छत से कुछ बड़ी होल्डिंगें गिर गई हो जो हाईवे पे लगे होते हैं, या छोटी होल्डिंगें उड़ के जब जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आंधी में जो बाइक से सवार ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो होल्डिंग निकल के आती है, अचानक सामने से आ जाती है, ऐसे कई बड़े हादसे भी हमने देखे पूर्व में। तो ऐसा कुछ अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला, लेकिन हल्की हल्की बारिश अभी भी बनी हुई है जी। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी भी रायबरेली में बनी हुई है। मौसम थोड़ा सा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुबह घना बादल छाया था, पूरा का पूरा आसमान ब्लैक हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को लाइट जलानी पड़ी थी दिन के उजाले में। तो कहीं ना कहीं मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता जा रहा है, रुक रुक करके ऐसा लग रहा है कि कभी ठंड जा रही है फिर वापस चली आ रही है, और आज की बारिश के बाद एक बार फिर से ऐसा लगता है कि शायद ठंड रोल बैक करेगी, एक बार फिर से वापस आएगी और लोगों को थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगर आपके पास कोई और भी अपडेट आएगा तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। एक खबर यह भी है, क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही थी राजधानी लखनऊ में, लोग अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए ओवरब्रिज के नीचे खड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी आवास के महज कुछ दूरी पर ही पुलिस वाले चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब जिस पुलिस का काम होता है ट्रैफिक को मैनेज करने का, बिल्कुल हो सकता है कि शायद उसकी वजह से कई बार जाम लगने की स्थिति पैदा हो जाती है, लोग बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है कि किस तरीके से पुलिस वाले जब इस अचानक बारिश से जो लोग अपने आप को एक कोई ना कोई आसरा देखते हैं कि कहां पर अपने आप को छिपा सके, वो खड़े थे, उनकी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन पुलिस की जीप आती है, पुलिस के कर्मचारी आते हैं और वो चालान काटना शुरू कर देते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर कि आखिरकार इस तरीके की बिन मौसम बारिश में लोग अगर अपने आप को छिपाने के लिए या तेज मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए कहीं पर खड़े हैं तो क्या इस तरीके से चालान काटना उचित है? इसको लेकर के तमाम कमेंट्स आ रहे हैं, और वो भी डीजीपी आवास, मुख्यमंत्री आवास से बेहद करीब ये पूरा का पूरा दृश्य है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर कि इस तरीके से बिन मौसम बारिश में जब अचानक से बारिश आती है, लोग क्या छिप नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, और अगर उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं तो चालान काटना कितना उचित है? हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से इस तरह से बड़ी खबर की बात करें, जैसे पहले भी लग रहा है कि जो पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों के विरुद्ध जो है बस्ती पुलिस एक्टिव है और लगातार कार्रवाई करे। क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो अखंड, जैसे पिछले हफ्ते भी इस बात में बात की गई थी, चोरी की लगातार जो घटनाएं हो रही थी, उस चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस लगातार खुलासा भी करे। लेकिन कल अखंड आपको बता दें एक नया मोड़ सामने देखने को आया है। पुलिस ने लगातार 2 दिनों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है कि जो लोग पहले घरों में रेकी करते थे दिन में कि वहां लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, पंखे चलते हैं कि नहीं चल रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है वो यूज हो रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक से, उसको देखने के बाद जो चोर होते हैं तो वो पहले रेकी करके फिर रात में वहां वो चोरियां करते थे। तो कहीं पुलिस ने एक चीज खास देखा गया है कि रात्रि गश्ती के दौरान कहीं कहीं कुछ थाना क्षेत्रों में ऐसी भी घटना सामने आई अखंड की आपको बता दें कि एक ही रात में 4 जगह चोरी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरीके से जो चोरी की घटना थी उसको मात्र 24 घंटे के अंदर
पुलिस ने जो है उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन अगर एक चीज खास दिखाया गया कि जो कहीं ना कहीं जो अपराधी है बस्ती में, वाकई बात है, जो बस्ती के जो पुलिस अधीक्षक है अभिनंदन, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में जो टीमें बनाई गई है, स्वाट टीम है, एसओजी टीम है, लगातार जो ऐसे अपराधी है उनको जेल भेजने के लिए किसी भी तरह की पुलिस जो है ना अपनी तरफ से एक्टिव, और उन लोग को लगातार कार्रवाई करके जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन एक चीज अगर खास तरह से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो चोरियां है, चोरियां कई थानों में हो रही हैं और कई थानों में जो चोरियां हुई उसके खिलाफ लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। तो स्वाभाविक बात ये कह सकते हैं कि पुलिस को एक्टिव होने की भी जरूरत है। जहां चोरी हो रही है उस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले अकड़ एक चीज मैंने खबर और भेजी थी कि जिस तरह से चोरी को देखते हुए बस्ती के जो पुलिस अधीक्षक महोदय है या बस्ती के जो कमिश्नर है, ये लगातार ये लोग रोडवेज बसों की बात की जाए या मोहल्लों की बात की जाए, हर जगह चेकिंग करके लोगों को जागरूक भी कर रहे थे कि जो अगर ठंड का मौसम है या कहीं लाइट चली जाती है तो आप जो है सतर्क रहिए। ऐसी कोई घटना अगर दिखती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, अगर कहीं कोई बैग दिखता है तो तत्काल पुलिस को जानकारी दो और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा अखंड की जो पुलिस है उसमें जो अभी जो चोरियां लगा, जो 4 चोरी लगातार एक दिन में हुई है, अब उनमें को पकड़ने में क्या कार्रवाई करती है। और पिछला भी अखंड जगह कुछ हफ्ते पहले मैंने खबर बताई थी कि बस्ती में गौर थाना क्षेत्र में 85 लाख की चोरी हुई थी। लेकिन अभी भी अखंड वही जो पहले सस्पेंस बना था, आज भी वही सस्पेंस है कि पुलिस की तरफ से अभी भी उसमें कोई बाइट नहीं है। कल मेरी अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, जल्द ही उसका खुलासा करेंगे। तो देखते हैं जो अपराधी है, जो चोरियां हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए बस्ती पुलिस क्या करती है। अखंड जितेंद्र, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर बस्ती पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ या अपराध पर लगाम लगाने के लिए, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, तो आखिरकार इतनी घटनाएं एक दिन में एक साथ कैसे हो जा रही हैं? पुलिस की क्या जो डर होता है, क्या पुलिस का जो खौफ होता है वो इन अपराधियों के मन में नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आसानी से बच जाएंगे और बड़ी ही आसानी से इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर इस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? खुला चैलेंज के रूप में नहीं है क्या पुलिस को? आप देखते हैं किस तरीके से देखते हैं कि अगर इस तरीके से एक साथ इतनी घटनाएं घटित होती हैं तो ये तो ओपन चैलेंज है पुलिस के लिए। बिल्कुल, देखिए अखंड, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को जो है ओपन चैलेंज ही दिया गया, क्योंकि चोरियां जो है वो लगातार बढ़ती गई हैं। ऐसा नहीं कह सकते ग्राफ उसका डाउन हुआ, लेकिन एक चीज ये भी देखा गया अखंड कि चोरी के मामले में कुछ नए चोर भी कहीं ना कहीं आ गए, शामिल हो गए। क्या ये कह सकते हैं, क्या वो बेरोजगार है, उनके पास नौकरियां नहीं है या कोई और सहारा नहीं है जीवन यापन करने का, तो कुछ इसमें नए लोग भी आ गए। क्योंकि जो अभी पिछली भी अगर मैं बात करूं, जो कल जो चोरों को पकड़ा गया, कहीं ना कहीं उनके ऊपर 3 मुकदमे, 4 मुकदमे, और कुछ ऐसे भी अपराधी पीछे कुछ अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ ऐसे भी अपराधी थे जिनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे और चोरी की घटना में वो भी शामिल हुए। तो स्वाभाविक बात है जो नए नए चोर आ रहे हैं, या और ये भी दिखाया गया था कि जैसे अखंड कुछ दिन पहले भी खबर भी फाइल की गई थी कि बस्ती में जैसे जो चोरों का जो आतंक था वो लगातार बढ़ता हुआ था, लगातार पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन अब ये चोरों का जो ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है पुलिस को चैलेंज तो कर दिया गया। और ये भी माना जाता है अखंड कि जो ये चोरी हुई थी, नए थाना अध्यक्ष के पहुंचने के बाद ही पुलिस ने 4 दुकानों को कहें या 4 घरों को कहें, पुलिस ने निशाना बनाया और चोरी की और उनको सलामी दे दी कि आइए मुझे पकड़ के दिखाइए। तो अब देखते हैं पुलिस क्या करती है, पकड़ती है उनको या फिर वही हाल है कि आप कार्रवाई करते रहेंगे और किसी और को भेज देंगे। आप देखना होगा पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। अखंड सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जितेंद्र चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें सवाल यह है कि जो पुलिस जिन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, क्या वो लोकल लेवल के हैं या फिर दूसरे राज्यों के हैं? किस तरीके की निकल के जानकारी सामने आ रही? क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाओं में देखने को मिला है कि बाहरी राज्यों के लोग आकर के इलाकों में कहीं ना कहीं इस तरीके की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिन लोगों को, जिन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या वो बस्ती के आसपास के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या किसी और अन्य राज्य के हैं? नहीं, जैसे अभी जो रिसेंटली जो चोर पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं ये बस्ती के रहने वाले, लेकिन इसके पहले अगर कुछ हफ्ते पहले की बात करें तो उसमें से कुछ ऐसे चोर थे जो दूसरे राज्य के रहने वाले थे और जो बस्ती में आके चोरी किए थे फिलहाल। और कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जो बस्ती के, यूपी के अलग अलग जो जिले हैं वहां के रहने वाले हैं। और बस्ती, क्योंकि बस्ती के आसपास का जो एरिया है, अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए, गोंडा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं चोर जो थे कुछ ऐसे भी पकड़े गए थे जो इन आसपास के, जो बस्ती के आसपास के जो जिले हैं वहां पे वो टारगेट करते थे और टारगेट करके के बाद वो बस्ती के भी जो अलग अलग थाना क्षेत्र है वहां चोरियां करते थे। तो कहीं ना कहीं चोर जो है वो, अगर बात की जाए ओवरऑल, तो ये बस्ती और अन्य राज्य से भी कहीं ना कहीं चोर यहाँ पे बस्ती में आके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं।
हाँ बिल्कुल, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो पुलिस है वो किस तरीके की कार्रवाई करती है कि इस तरीके से लगातार चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक कहीं ना कहीं ओपन चैलेंज के तौर पर ये जो चोर हैं वो पुलिस को पूरी तरीके से ओपन चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर ये चीजें दिखाई देती हैं। एक खबर पे और जाना चाहेंगे जितेंद्र, बस्ती में बड़ा इस समय कुछ उथल पुथल चल रहा है क्योंकि पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद के कामों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ी हुई है कि पूर्व सांसद कहते हैं कि उनके द्वारा विकास कार्यों के लिए लगातार बस्ती में जो विकास योजनाएं हैं, ओवरब्रिजेस की बात की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं उनके समर्थक कहते हैं कि उनके द्वारा इस तरीके काम किए जा रहे हैं। आखिरकार जो इस तरीके के माहौल बना हुआ है बस्ती में विकास कार्यों को लेकर के, चाहे ओवरब्रिजेस की बात की जाए, तो आप बस्ती में हैं और बस्ती में किस तरीके की चर्चा है? कौन से सांसद के काम को ज्यादा सराहना की जा रही है? किस सांसद के काम को ज्यादा बस्ती के लोग मान रहे हैं? या फिर जो विकास योजनाएं बस्ती के लिए गई हैं और जो काम चल रहे हैं बस्ती में, उसके लिए किसको देखते हैं, मौजूदा सांसद को या फिर पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को? देखिए अखंड, कामों का श्रेय लेना अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बस्ती की राजनीति में जो बस्ती के नेता है कहीं ना कहीं ये सब अपने अपने आप में एक श्रेय लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले देखा भी गया था कि बस्ती जो है एक बड़े बन के पास एक रोड बनना था, उसको भी लेके बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में भी छोड़ लगी थी। लेटर भी एक के बाद एक लेटर लोगों के द्वारा जारी हो रहे थे कि ये मेरी पार्टी ने कराया, ये हमारी पार्टी ने कराया। चाहे एक कॉरिडोर बनना था, जो है बनना है, उसके लिए प्रस्ताव भी आया भदेश्वर नाथ मंदिर के पास, वहां का भी सेम इसी तरह देखा गया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से ये लगा था कि ये कॉरिडोर हमारी तरफ से बन रहा है, ये उन्होंने लेटर दिया। लेकिन अब ये जो बात है बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और जो वर्तमान सांसद है यहाँ के राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक तालमेल, एक छोटा सा अगर बात की जाए, ये भी सामने जो लेटर पिछले 4 दिनों से लगातार आ रहा है, क्योंकि बस्ती में ऐसे 4 से 5 जो फ्लाईओवर है जो कई करोड़ों की लागत से बनने वाला है, जहां तक मुझे जानकारी शायद 400 करोड़ के आसपास की बात है, तो उसका श्रेय, क्योंकि जो फोटो अगर जो फिर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि एक तरफ हरीश द्विवेदी कि उन्होंने नितिन गडकरी से मिले और उन्होंने कहा कि ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, और दूसरी तरफ राम प्रसाद चौधरी जो है उन्होंने भी एक फोटोज डाला उनके जो समर्थकों ने कि जो राम प्रसाद चौधरी है वो नितिन गडकरी से उन्होंने वो मिले हैं और बनने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया। तो स्वाभाविक बात है ये किसकी तरफ से ये चीजें गई हैं और कौन किसके जरिए ये बन रहा है, श्रेय कौन इसका ले रहा है, तो सवाल तो अभी बने हैं। लेकिन ये चीज कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि जो है अब लड्डू बनाया किसने और खाएगा कौन, तो स्वाभाविक बात है अब ये देखना होगा कि दोनों तरफ से क्या राम प्रसाद चौधरी या हरीश द्विवेदी, इन दोनों में से किनके जरिए वो बन रहा है और कौन इसका श्रेय लेगा, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और या तो भाई स्वयं नितिन गडकरी इस चीज को बताए कि किनके लेटर पैड पे जो है हमने ये स्वीकृति दी है, जो बस्ती में जो फ्लाईओवर बनना है, जो 400 करोड़ की लागत से जो रोड बनने वाला है, जिसका काम भी शुरू हो गया है, तो अब श्रेय लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2027 का भी चुनाव है, आगे और भी चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है अपना श्रेय सभी लेना चाहते हैं। क्योंकि जो हरीश द्विवेदी है वो लगातार 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, असम प्रभारी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक बात है पार्टी में बड़ा कद है, तो क्या वो बड़े पद की वजह से जो है, या राम प्रसाद चौधरी वर्तमान के सांसद है उन्होंने अपने सांसदी के तौर पे लिया, अब तो ये सवाल जो है और इसके जवाब जो है स्वयं नेता ही दे पाएंगे अखंड, और हम और आप और बस्ती की जनता सिर्फ ये जानती रह जाएगी कि ये किसके जरिए काम हो रहा है। क्योंकि जो अपने अपने समर्थक है वो समर्थक कहीं ना कहीं अपने 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 पार्टियों के जो नेता है उनके लेटर लगा के तो कर रहे हैं, लेकिन श्रेय किसके खाते में जाता है ये देखना भी ये देखेगी, क्योंकि आने वाले समय में बस्ती में क्या काम हो रहा है। तो ये पिछड़ों आंकड़ों की बात कीजिए तो पूरे में जो हरीश द्विवेदी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक बात है बस्ती में बस्ती में जो है यूपी में बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं काम तो काफी हुए हैं। अब इस समय समाजवादी पार्टी है तो स्वाभाविक बात है काम में थोड़ी बहुत कमियां तो हुई है, लेकिन वर्तमान की बात से और पूर्व के हिसाब से बात कीजिए तो स्वाभाविक बात है हरीश द्विवेदी के समय में काफी काम जो है बस्ती में हुआ है अखंड। अखंड आपकी आवाज, अखंड आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही मेरी जितेंद्र? जी बिल्कुल बिल्कुल अखंड।
हाँ बिल्कुल, होड़ कोई भी हो, होड़ किसी को भी वो श्रेय लेने की होड़ हो, चाहे पूर्व सांसद की बात की जाए या मौजूदा सांसद की बात की जाए, वो अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता के लिए जरूरी है कि बस्ती का विकास हो, और इसके लिए किसी ने भी कोई प्रयास किया हो उसका किसी को भी लाभ मिले, लेकिन जनता को लाभ इस पर साफ तौर पर मिलना चाहिए और बस्ती का विकास होना चाहिए। इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किसकी वजह से मिला, किसने किया, या पूर्व सांसद की वजह से हुआ या मौजूदा सांसद की वजह से हुआ। इससे थोड़ा सा हट जाना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी और बस्ती का विकास होता हुआ दिखाई देगा। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? अनम्यूट कर लीजिए। सुल्तानपुर जनपद में आज जो है मौसम कल से ही गड़बड़ था, लेकिन आज जो है कुछ ज्यादा मौसम गड़बड़ हुआ। तेज हवाएं के साथ जो है बरसात भी होना चालू हुई। अब यही हाल पड़ोसी जनपद अमेठी में वही हाल है। ये बिगड़ता मौसम, अचानक जो है मौसम बिगड़ता है, बरसात हो रही है। कुछ किसानों जैसे सरसों जो बोए हुए हैं, जिनकी सरसों हवा की तेज हवाओं के चक्कर में, गेहूं के हवा के चक्कर में, कई किसानों का ऐसा कहना है कि इससे जो है जो बेमौसम की बरसात हो रही है, इससे जो है हमारा काफी नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बिन मौसम बारिश है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश लाभदायक होती है गेहूं की इस फसल के लिए। बहुत सारे किसानों से बात हुई थी, वो कहते थे कि कहीं ना कहीं जो बरसात होगी तो उनको राहत मिलेगी और गेहूं की फसल उससे बेहतर होगी। लेकिन जो ये आंधी आई है, तूफान आई है, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। क्या स्पेसिफिकली अगर कहीं बात की जाए एसपी सिंह, तो क्या कोई किसान या कोई फुटेज आपके पास आया जहां पर आपने देखा हो या किसी किसान से बात की हो, वो बता रहा था क्या कि इस तरीके का नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से? फुटेज तो नहीं हुआ, लेकिन जनपद कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर में ऐसे कई किसान अपनी समस्याओं को लेकर आए थे जिलाधिकारी के यहाँ। तो उन्होंने बताया कि ये जो भैया बेमौसम की बरसात तो अच्छी हो रही है, ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये जो तेज हवाओं के साथ जो है बरसात हो रही है, ये गेहूं काफी मात्रा में पलटने का डर है, सरसों है वो पलटने का डर है, और जो आलू के पौधे बड़े हो गए हैं वो भी पलटने का डर है। इस हवा की वजह से किसान चिंतित हैं। बाकी ऐसा कोई फुटेज हमारे पास नहीं है। बिल्कुल एसपी सिंह, कहीं ना कहीं इस बारिश ने लोगों को जरूर कुछ लोगों को परेशान किया होगा। अगर कहीं पर ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसलों को नुकसान होगा। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल करके सामने आ रही जिससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ हो। अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो जरूर इसको लेकर के अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा कि उनकी फसल का नुकसान ना हो, किसानों का, अन्नदाताओं की फसल का नुकसान ना हो, और अगर हो सके तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जरूर की जाए जिससे उनको नुकसान को कम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? जखन अगर संभल की बात करो तो संभल से एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़का अपनी उसकी बहन की शादी होती है और उससे विकसित होकर ही इधर बहन की डोली उठती है, उधर वह आत्महत्या करता है घर पर जाकर। अखंड, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है अनिल? जी अखंड, वजह यह बताई जा रही है, जो परिजन थे, जो मृतक के पिताजी थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी लड़की का निकाह हुआ और जैसे ही वह विदाई हुई उसकी लड़की की, तो उससे ही आहत होकर लड़का घर पहुंचता है बैंक का खोलते चाबी लेकर, और वहीं पर जाकर जो है वह सुसाइड कर लेता है, फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। और परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। अखंड, बिल्कुल, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आत्महत्या कर लेता है, तमाम जो परिजन है उस तरीके की बात करते हैं, तो इस तरीके के मामले लगातार कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए एक बड़ा शोक का विषय बन जाते हैं कि इस तरीके की बात में कहीं ना कहीं युवक इस तरीके का ऐसा कदम, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि कुछ कहना चाह रहे, बताइए। जी अखंड, एक खबर और जनपद संभल से बहुत बढ़िया, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, वह सामने आ रही है कि 26 जनवरी के दिन एक मुस्लिम लड़की हिंदू समुदाय के लड़के के पास में जाती है और उनसे कहती है कि मुझे तो आप ही के साथ शादी करनी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन जब परिवारजनों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जो हिंदू समुदाय का लड़का था और जो मुस्लिम समुदाय की लड़की थी, उन दोनों के बीच में लगभग 3-4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो कहीं जब रात्रि में लड़की परिवारजनों के घर पर आती है तो वह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से डर की वजह से उसको अपनी किसी रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लेकिन जब मुस्लिम लड़की की मां को पता चलता है कि लड़की घर पर नहीं है, वह तुरंत ही जो है पुलिस
को तहरीर देती है और पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करती है, लड़के को उठाती है और जो 1-2 शक के दायरे में होते हैं उनको भी उठाती है। तब कहीं ना कहीं जाके 1 दिन बाद 2 दिन बाद लड़की शासन ने और उसके बाद में जो है क्या कहते हैं उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया और वहां पर लड़की के जब बयान दर्ज किया तो लड़की ने कहा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अंकित से ही करूंगी, हिंदू रीति रिवाजों की तरह से। अखंड अनिल, सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए संभल एक बड़ा ही सेंसिटिव जोन है और वहां पर जिस तरीके का एक संवेदनशील इलाका है, वहां पर इस तरीके का मामला सामने आना और मुस्लिम लड़की का एक हिंदू युवक के साथ शादी करने की बात का सामने आना कहीं ना कहीं माहौल को गरमाने जैसा है। क्या इस घटना के आने के बाद किसी तरीके की जो सुरक्षा की गुहार है, चाहे वो हिंदू परिवार वालों की तरफ से या मुस्लिम परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि माहौल खराब भी हो सकता है इस घटना के बाद से, तो क्या कोई जानकारी निकल करके सामने आई किसी ने भी पीड़ित, चाहे वो हिंदू युवक के पक्ष हो या फिर मुस्लिम परिवार की तरफ से, किसी की तरफ से कोई सुरक्षा की गुहार की बात सामने आ रही है? जी अखंड, हिंदू परिवार का जो लड़का है उसके पिताजी ने गुहार लगाई थी कि कहीं ना कहीं जो लड़की पक्ष है वो हमारा पीछा कर रहा है और जगह जगह हमारे पीछे कार लग रही हैं। तो उन्होंने कहा था, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में सतर्कता बरती और गांव का माहौल खराब ना हो इस वजह से वो जो 107 बनाई दोनों पक्षों की तरफ से और सख्त चेतावनी दी प्रशासन ने कि अगर लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है, दोनों की इच्छा है, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करे तभी अच्छा है। अगर कोई इस मामले में हस्तक्षेप करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अखंड, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की गुहार लगाता है और कहीं ना कहीं मामला गंभीर लगता है तो उसे सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में वो भी संभल जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरीके का मामला सामने आया है तो यहां पर जो भी जरूरी कदम हो उसे प्रशासन को जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कहीं देर थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर के लिए कहीं ना कहीं जान के लिए एक आफत बन सकती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके का अगर मामला सामने आता है तो पुलिस और प्रशासन को इसको लेकर के जो भी जरूरी कदम हो वो जरूर उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। एक और खबर आपको बता देते हैं, यूपी चीफ मिल चुके हैं और यूपी चीफ मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी जो तमाम मोर्चे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या फिर कोई और अन्य मोर्चा हो, इसके भी अध्यक्षों का बदलाव कर सकती है और कहीं ना कहीं इसके लिए बीजेपी यूपी ने तैयारी शुरू भी कर दी है। साफ तौर पर यूं कहें या फिर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद या यूं कहें कि 15 से 20 दिनों के भीतर यूपी चीफ अपनी नए मोर्चों की जो टीम होगी, जो जिला जो उसके अध्यक्ष होंगे, उसका ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंकज चौधरी का चुनाव हुआ था, बड़ी मशक्कत के बाद उनको यूपी बीजेपी चीफ की कुर्सी मिली थी, उसके बाद से ही माना जा रहा है कि जो टीम है, बड़ी जो अन्य मोर्चे हैं, जो टीम है उसको बनाया जाएगा और पंकज चौधरी की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस टीम को जगह मिलेगी, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या कोई अन्य मोर्चा ही क्यों ना हो। उसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो मोर्चे हैं उसके लिए अध्यक्ष के नए अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा वक्त है, 15 से 20 दिनों के भीतर इसका ऐलान होगा और कहीं ना कहीं जैसे ही इसका ऐलान होगा तो ये माना जाएगा, क्योंकि जो यूपी बीजेपी के नए चीफ है पंकज चौधरी, उनकी जो नई टीम होगी उसका देखने वाला होगा कि कौन से चेहरों को वरीयता दी जाती है। हमारे साथ इमरान बने हुए हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है इमरान बिजनौर से? इमरान, क्या सुन पा रहे हैं आप? इमरान, आवाज आ रही है आपको? इमरान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इतना जरूर है कि एक और खबर है राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस वक्त कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल है। गाय ने एक युवती को जो जा रही थी उसको इस तरीके से दौड़ा करके कुचलने का प्रयास किया जिससे उसकी जो हालत है वो गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जब ये वीडियो सामने आया, तरह तरह की इस पर चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरीके से ये जो छुट्टा जानवर है जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं राहगीरों के लिए, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए और इस तरीके से लोगों की जान जो है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आई है जहां पर इस तरीके से जो छुट्टा जानवर है उनकी वजह से लोगों की जिंदगी
आफत में पड़ गई है और लोग इनका शिकार हो गए हैं। इसी तरह की घटना लखनऊ से भी है, जहां पर इस तरह की घटना आने के बाद एक युवती को जो पशु है उसने पैरों से कुचलने का प्रयास किया और बहुत ही उसको कई पैर से कुचलने का प्रयास किया। वहां पर जो राहगीर थे, लोग थे, उसकी वजह से किसी तरीके से उसके चंगुल से निकाला, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, सुनाई देते हैं। उस तरीके की वीडियोस वायरल हैं, विधानसभा में भी इसको लेकर के कई बार देखने को मिला है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस तरीके के हमलों ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इस तरीके से छुट्टा जो जानवर है, जो लोगों की जिंदगी के साथ जिंदगी के लिए आफत बन गए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन क्यों नहीं कोई कठोर कार्रवाई करता है या किसी तरीके का कोई एक्शन लेता है जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं इस घटना के आने के बाद, इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर और इसके एक्शन ना लेने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इमरान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। इमरान, आवाज आ रही है आपको? योग विधा है, अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो इमरान, आवाज आ रही है आपको? शरीर दूसरा विश्व योग दिवस इमरान से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से आज बारिश हुई है और तमाम जिलों में इस तरीके की बारिश ने कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि कई जिलों में कोहरा भी बहुत पड़ रहा है, तो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो ये मौसम है वो कहीं ना कहीं उसने करवट ले ली है और लोगों को परेशानी हो रही है और एक बार फिर से ठंड वापस आ गई है, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि तापमान में भी गिरावट इसकी वजह से आ गई है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर